Hello everyone, my name is Kunal Agarwal and welcome back to my YouTube channel. आज आज हम इस वीडियो में मेजर 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो निफ्टी का जो मूवमेंट रहा है इस पूरे वीक का, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी तक कितना करेक्शन आ गया है और कितना एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। और लेटेस्ट अपडेट्स देखेंगे ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का। और साथ ही में जो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करना जिसमें अभी गोल्डमैन सैक ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है। ऑलमोस्ट 28 लाख शेयर्स परचेज करे हैं उस कंपनी के, और उसके अलावा और भी म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो एक एक करके हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। तीसरी बात, जिस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है हम उस कंपनी को थोड़ा सा फंडामेंटली भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी का मूवमेंट। अगर हम इस पूरे वीक का मूवमेंट देखें वीकली टाइम बेसिस पे, तो इस वीक जो निफ्टी में जो मूवमेंट आया है वो 4.45% का एक फॉल आया है। ये बड़ी सी कैंडल हमें दिख रही है, ये 4.45% का मूवमेंट है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि निफ्टी कितना फॉल मतलब कितना गिर सकता है। तो उसके जो मेजर सपोर्ट एरियाज थे या सपोर्ट जोन्स थे वो मैंने डिस्कस करे थे कि ये फर्स्ट सपोर्ट जोन था, उसके बाद सेकंड ये था और थर्ड ये था। तो अभी इसने फर्स्ट सपोर्ट जोन को तो ब्रेक कर दिया है, उसमें ब्रेकडाउन आ गया है, बट अभी सेकंड सपोर्ट जोन से भी काफ़ी ऊपर है। दूसरी बात ये कि इसराइल और ईरान के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भी अपडेट क्या है। तो मैं अभी ये द हिंदू की वेबसाइट पे देख रहा था कि इसमें अपडेट क्या आया है। तो इसराइल के मिलिट्री ऑफिशियल ने ना स्टेटमेंट दिया है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ रिस्पॉन्स टू ईरान अटैक। तो वो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ईरान पर अटैक करने के लिए। अब फॉर एज ऑफ नाउ अभी क्या है कि दे आर कैरिंग आउट ग्राउंड रेड्स अगेंस्ट हेजबोला इंफ्रास्ट्रक्चर इन सदर्न लेबनान, डिस्ट्रॉइंग मिसाइल्स, लॉन्च पैड्स, वॉच टावर्स, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज। बेसिकली वो इन एरियाज को इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हेजबोला कोई अटैक ना करे, तो उनके वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उनका पर्पस हेजबोला को डिस्ट्रॉय करना नहीं है या उस कंट्री को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, मेन है कि उनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना। और अभी ईरान के लिए वो प्रिपेयर करे, तो अभी ईरान पे उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, तो अभी पहला फोकस तो उनका हेजबोला पे ही है। और जो सेकंड पॉइंट है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात की थी कि अगर इसराइल ईरान पे अटैक करता है तो हो सकता है कि वो उनकी ऑयल फैसिलिटी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक कर दे। तो इसके लिए जो ईरान के ऑयल मिनिस्टर हैं वो हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट वरीड अबाउट द क्राइसिस। अब वो तो वैसे बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे, और वैसे कितना होगा कितना नहीं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी अटैक होने में मतलब अभी तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री इंटरफेयर करती है, चीज़ों को पैसिफाई करने की कोशिश करती है टू कूल डाउन द थिंग्स, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं। अभी भी अनसर्टेनिटी है कि दोनों के बीच में एक्चुअल में वॉर होगी कि नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपनी लास्ट पिछली वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया का एक्सपोर्ट ट्रेड कितना है इसराइल के साथ भी और ईरान के साथ। तो वो काफ़ी मिनिमल था। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना था। अब मैंने उसमें फिगर्स वगैरह भी सब बताई थी। तो अब बात यह है कि डरने की किसको ज़रूरत है इस फॉल में। अभी तो वैसे काफ़ी फॉल आ चुका है, मतलब 4% वैसे बहुत बड़ा फॉल भी नहीं होता, बट हाँ एक करेक्शन आ चुका है, बल्कि मैं उसको करेक्शन ही कहूँगा कि 4% का एक करेक्शन आ चुका है। तो इसमें डरने की ज़रूरत किसको है? डरने की कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर को ज़रूरत है जिनकी लॉन्ग पोजिशंस थी। अगर तो आप मार्केट को अच्छे से टाइम कर पाते तब तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तो आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनका व्यू एक साल भी नहीं, 2 साल 3 साल, वैसे 1 साल वाले भी और 5 साल का है, तो उनके लिए तो ये टेम्प्रेरी चीज़ है। क्योंकि इसराइल और लेबनान में तो ये लड़ाई 1 साल से चली रही है लगभग। ये जो गाज़ा कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उनसे, तो वो तो काफ़ी टाइम से लड़ाई चली रही है, 1 साल हो गया लगभग। तब ये ईरान ने इंटरफेयर कर दिया, वो एक थोड़ा सा एक्सकेलेट हो गई वो चीज़ें। बाकी चीज़ें तो ऑलरेडी मार्केट को पता ही। तो जो इन्वेस्टर हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि कैसे जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो उसमें भी मार्केट में कितना करेक्शन देखने को मिला था और क्या हुआ था क्या नहीं। तो वो उसके लिए आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी चीज़ का डर मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मार्केट करेक्ट हो रही है, उनको जो स्टॉक अच्छा लगता है, जो सा शेयर अच्छा लगता है, जिसमें उनका कन्विक्शन है, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फॉल आए तो और कर सकते हैं, नहीं भी कर पाए और फॉल में तो कोई बात नहीं, आप अभी कर लीजिए। अगर आपने कर लिया है तो ऑलरेडी ठीक है, आपके पास है तो आप धीरे धीरे करिए इन्वेस्ट। आपके पास अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऐसे करेक्शंस में जब वापस से अपमूव आता है ना, तो वो करेक्शन के परसेंटेज से काफ़ी हाई होता है। अगर करेक्शन 7-8% की है तो
जो अप मूव आएगा वो ऑलमोस्ट डबल होगा, 15% 16% का। तो उसका मतलब वो आपसे वो वाला मूव ना मिस हो जाए इस वजह से। और मार्केट को टाइम करना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब मार्केट को टाइम करने वाली बात है। अब आप समझिए ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है। अब अगर हम पास्ट में चलें तो मार्केट कई बार हाई बनाता है, ठीक है। अब समझिए कि ये एक रन था, ये रन अगर हम ये एक बुल रन कहें छोटा सा, वो 7 जून से लेकर के लास्ट कैंडल जो बुल रन की थी वो ऑलमोस्ट ये वाली 31 जुलाई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 महीने की। अब समझिए कि कोई इन्वेस्टर है, मतलब उसका पर्पस इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना नहीं। वो सोचता है कि यार अब बुल रन चल रहा है, समझ लो यहाँ कहीं वो सोच रहा है यार बुल रन चल रहा है, मार्केट में करेक्शन आएगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। उसने इंतजार किया करेक्शन आने का। अब वो कब सोच रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो सोच रहा है यहाँ पे कहीं 23,600 के आसपास। अब मार्केट बढ़ रही है, वो देख रहा है, वो इंतजार कर रहा है करेक्शन का। बढ़ते बढ़ते मार्केट ने एक टॉप बनाया उस टाइम पे 24,000, मतलब बल्कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25,000 के टॉप बनाए यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हुआ, करेक्शन आई। उसने सोचा अरे करेक्शन आ गया, अरे वाह मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अगर ऐसा प्रैक्टिकली होता है तो वैसे कई लोग तो डर भी जाते हैं कि यार ये तो इतना गिर गया, और गिरेगा, फिर वो उसके इंतजार में रहते हैं। पर आप ये देखिए कि चलिए ठीक है, जैसा उसने सोच रखा था कि मैं एक फॉल में इन्वेस्ट करूंगा, उसने समझ लीजिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया भी। तो ये रेंज कितनी आती है, ये आती है 24,100 200 में। पर वो सोच कहाँ रहा था, वो सोच रहा था 23,500 के आसपास। तो उसने इस करेक्शन के वेट में 23,500 का लेवल तो छोड़ दिया ना इन्वेस्ट करने के लिए। और वो इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, एक्चुअल में वो हायर लेवल पे कर रहा है, बस क्योंकि वो करेक्टेड है टॉप से, तो हमें लगता है कि अच्छा ये अच्छा मौका है। तो इन्वेस्टर के लिए मतलब मार्केट को टाइम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में टाइम बिताना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप टाइम कर ही नहीं सकते, तो आपको नहीं पता कि कहाँ ये बुल रन कहाँ जाके खत्म होगा, करेक्शन कितनी आएगी। जिस लेवल पे आप बैठ के सोच रहे हो कि करेक्शन आएगी, क्या पता करेक्शन उस लेवल तक कभी आए ना, और आ भी जाए फॉर एग्जाम्पल ये करेक्शन यहाँ तक भी आ जाता 23,500, तब भी क्या पॉइंट था। आपके पास 23,500 में तो आपके पास पैसे थे ही, तो आप इन्वेस्ट ही कर देते तभी। इतना वेट करके भी क्या फ़ायदा, जब आपने 23,500 में ही लेना था वापस। और 23,500 से नीचे तो गया नहीं। ठीक है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर वही बात है ना कि यहाँ बैठा इंसान भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, ना ना यहाँ बैठा इंसान प्रेडिक्ट कर सकता कि भैया मार्केट में करेक्शन आएगी। तो सबसे अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, वो होता है आज। हालांकि आज तो सैटरडे है, मैं सैटरडे को ये वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम करेक्शन का हमेशा वेट नहीं कर सकते। आपके पास फंड्स हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि समझ लीजिए आप एक सैलरीड पर्सन है, जैसे मैं भी एक सैलरीड हूँ, तो मैं मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक में। तो अब आप ये देखिए कि समझ लीजिए आपका भी स्टार्टिंग आपने पिछले 1-2 साल से या 3 साल से, मेजरली अगर देखा जाए तो 80% जो इन्वेस्टर्स आए हैं ना वो कोविड के बाद आए। तो चलिए कोविड के बाद ही मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं पिछले 4 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। अगर आप उससे कम में तो आप रिलेटिवली आप मतलब देखिएगा इसको, इस एग्जाम्पल को। वो आप समझ लीजिए कि आप ऑन एन एवरेज एक मंथ में एक स्टॉक, मतलब किसी भी स्टॉक में जैसा भी आपका क्राइटेरिया होता है, उसमें आप 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से 30,000। तो आपने लगभग 3-4 साल में मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने 3,60,000 रुपये एक साल में इन्वेस्ट किया। तो ऐसे ही आपने 4 साल में आपने इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 14,40,000 रुपये। अब 14,40,000 रुपये से आपको भी पता है कि, क्योंकि देखो आप, मैं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो 20 से 30 हज़ार रुपये, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है महीने का। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो गोल है, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस का, मैं उसका रिटर्न या फिर रिटर्न वैल्यू की बात नहीं कर रहा, पर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की बात कर रहा हूँ। वो आपका होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस स्पीड से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 1 करोड़ का होगा कि मैं 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो कर लूँ, उसकी वैल्यू जो भी हो, 2 करोड़ 3 करोड़ विद टाइम, जितनी भी हो सकती है। तो आपने तो उसका सिर्फ अभी 13-14% ही इन्वेस्ट किया है, अभी तो बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। तो आपको किस चीज़ का डर। दूसरी बात ना, आपको वो सारे शेयर, मतलब आपको उन पैसों की भी ज़रूरत भी नहीं है, आपने सोच के ही इन्वेस्ट किया होगा कि आपको इन पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, तो डर तो किसी चीज़ का है ही नहीं इन्वेस्टर को। जिसने पोजीशन आज क्लोज करनी, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टर जो मार्केट में 25-30 साल से है, अब वो सोच रहा है कि अच्छा मैं अपने पैसे निकालूं। हालांकि ऐसा इन्वेस्टर भी ऐसा नहीं होता कि वो सोचता है कि मैं आज ही सारे पैसे निकाल लूँ। जितनी आज ज़रूरत है, क्योंकि उसने डिसिप्लिन रखा होगा पिछले 25-30 सालों में, तो आज जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, तो उसने उसमें से कुछ कुछ पोर्शन वो विड्रॉ करेगा, भले ही थोड़ी बहुत गिरती है मार्केट में, वो तो बहुत बड़ा एक रन देख के आया ही है बुल रन पिछले 20-25 सालों का। तो एज एन इन्वेस्टर जो जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया 2-3 सालों में, उनको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके लिए तो अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का। और
एकदम आप निडर होकर इन्वेस्ट करिए, एकदम बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करिए, करेक्शन का वेट मत करिए। जो स्टॉक जब जहाँ पर ठीक लगता है वो आप उस हिसाब से चलिए। मार्केट नहीं, स्टॉक के बेसिस पे आप चलिए, क्योंकि आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं तो बात अलग है, पर तब भी टाइमिंग करना कोई मतलब इतना ईजी नहीं है टाइम कर पाना मार्केट को। तो ये तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा बात कर दी निफ्टी के बारे में और मार्केट के बारे में। तो अब मैं आपको सेकंड जो इस वीडियो का एजेंडा था कि गोल्डमैन सैक ने कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है। तो इस चीज़ का ना एक इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया। हालांकि इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, पर मैं आपको डिटेल आपके साथ अभी शेयर करूंगा। इसमें इन्होंने बताया कि इन्वेस्टर सेल्स 8.45% होल्डिंग इन, कंपनी का नाम है आर सिस्टम्स, 465 करोड़ का, और गोल्डमैन सैक ने कुछ परसेंटेज में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा डीएसपी म्यूचुअल फंड, सुंदराम म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट किया है इसमें। अब बेचने वाला कौन है? वो है त्रिपाठी जी। अब त्रिपाठी जी क्या है क्या नहीं, अभी मैं आपके साथ अभी आगे डिस्कस करूंगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसमें टोटल नंबर और परसेंटेज के बारे में बताया गया है। तो डिटेल मैंने ना बीएससी की वेबसाइट से निकाल लिया है। डिटेल बेसिकली बीएससी की वेबसाइट पे थी इस ट्रांजैक्शन की। तो जो डील हुई है ये हुई है अभी 4 अक्टूबर को हुई है, मतलब कल। आज 5 तारीख है। तो इस डील में अगर मैं देखूं, तो हम सेलर अगर हम देखें, सेल किसने किया है, वो सेल किया है भावुक त्रिपाठी ने। इन्होंने जो क्वांटिटी सेल करी है वो करी है ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स सेल करे, जो कि अगर इनकी होल्डिंग देखें तो कितनी होती है, 8.45%। वही उसमें लिखी हुई थी। अब मैंने 8.45% बेसिकली मार्केट कैप के उससे निकाली है, मार्केट कैप प्राइस और उस सबसे, उस कैलकुलेशन से निकाली है। तो 8.45% इन्होंने अपना स्टेक सेल ऑफ किया। अब खरीदा किस किस ने है वो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में, पर उन्होंने परसेंटेजेस नहीं बताई, ना शेयर्स के अमाउंट वो बताया, क्वांटिटी। तो गोल्डमैन सैक फंड्स, गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो, जो वो इंडियन स्टॉक्स में, ये फंड मेरे से इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता होगा, तो इसने 2.41% में इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 1.62। सुंदराम के ना दो हैं इसमें, सुंदराम म्यूचुअल फंड और सुंदराम बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड। इन्होंने अगर देखे जाए तो एग्रीगेट 1.75% इन्वेस्ट किया है। और ऐसे ही अदर इन्वेस्टर्स भी हैं इसमें, कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, कुछ फंड्स भी हैं। फिर सुंदराम म्यूचुअल फंड का यहाँ भी आ रहा है, जिन्होंने, ये शायद अलग अलग स्कीम्स होंगी जिसके अंडर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। तो ये तो थी कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है। तो टोटल ये भी 8.45% है, ये ट्रेड हुआ है इनके बीच में। और ये जो प्राइस हुआ है वो हुआ है 465। अब हम एक बार ना इस पे चल के देखते हैं, आर सिस्टम्स के प्राइस में आपको दिखा देता हूँ। प्राइस तो अभी चल रहा है 503। अब मार्केट उस दिन थोड़ी करेक्ट हुई है 0.9%, अराउंड 200 पॉइंट्स का करेक्शन आया है, पर ये स्टॉक 7% भागा है। अब ये स्टॉक बेसिकली 7% भागा क्यों, आपको एक क्राइटेरिया बताता हूँ कि इस ऐसी ब्लॉक डील्स में स्टॉक इतना भागता कब है। ये यूजुअली तभी भागता है जब ट्रेड है ना वो पब्लिक और एफआईआई या फिर पब्लिक और डीआईआई के बीच में होती है। कभी एफआईआई और डीआईआई के बीच में अगर डील होती है तो स्टॉक कभी इतना नहीं भागता, 5-6% एक दिन में। पर ये क्योंकि अगर मैं आपको होल्डिंग दिखाऊं, ये ऑन अ क्वार्टरली बेसिस है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग स्टार्टिंग से एंड तक ऑलमोस्ट 51% के अराउंड है, मतलब मान लो 52%। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग है वो 47% थी सितंबर 2021 में, जब थोड़ी सी रिड्यूस होकर 46% दिखा रही है। जिसमें डीआईआई का स्टेक एज ऑफ नाउ 1.1, एज ऑफ नाउ इन द सेंस जून 24 तक 1.1%, और एफ का है 0.6%। अब हम देखते हैं कि जो भावुक त्रिपाठी हैं जिन्होंने ये स्टेक बेचा है, यहाँ पर जिनका नाम आ रहा था, मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ, ये पब्लिक में आते हैं। ये नॉन प्रोमोटर पब्लिक इन्वेस्टर है। तो इनकी जो स्टेक था, इनके पास 35% का स्टेक था, जो जून में अभी फिलहाल 29% दिख रहा है। अब इन्होंने फर्दर 8.45%, तो अराउंड 20% के अराउंड ही इनकी स्टेक आ गई। अभी भी इनका स्टेक मेंटेन्ड है, और एक एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इतना बड़ा स्टेक है यहाँ पे, भले ही वो पब्लिक में आ रहा है, पर वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा स्टेक है इसमें। और हम ईयरली बेसिस पे भी देखें ना, तो ये बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। आप मार्च 17 में देखिए, लगभग 7-8 सालों से इनका 35% का स्टेक बना हुआ है। अब इन्होंने जाके लिक्विडेट किया। अब लिक्विडेट करा तो 8% यहाँ से गया, तो अब आएगा कितना यहाँ पर, आप मान के चलिए यहाँ बढ़ेगा करीब 3-4% एफ में, और इतना ही 3-4%। बल्कि एफ में अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक मुझे मेन दिख रही है। इसके अलावा भी अगर इसमें एफ है तो कह नहीं सकते। अब इसको भी पता नहीं इसको एफ में कंसिडर करते भी या नहीं करते, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो हमें बाद में पता चलेगा। बट हाँ, हमें एफ और डी में 8% का एक चेंज दिखेगा।
तो उन्होंने इस गिरते हुए मार्केट में गोल्डमैन सैक और अदर डीआईआईज ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट। अब बात आती है कि ये कंपनी करती क्या है जो इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी कोई डीआईआई या फिर कोई म्यूचुअल फंड हो गया या फिर ये एफआईआई हो गया, मैं आज एक पॉडकास्ट भी देख रहा था तो उसमें वो बता रहे थे, वो फंड मैनेजर थे, तो वो बता रहे थे कि जैसे अब हमारे पास तो एक लिमिटेड डेटा होता है कि जैसे स्क्रीनर पे देख लिया, फिर जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है वो, क्वार्टरली रिजल्ट्स, फिर कॉन कॉल्स जो डिस्कशन होती हैं, वो हमारे पास कुछ लिमिटेड डेटा है। पर इनके पास एक एज होता है, इनके पास एज ये होता है कि वो सीधा मैनेजमेंट से जाके भी मिलते हैं। क्योंकि देखिए, जब ये भावुक त्रिपाठी ने जब ये बताया होगा, क्योंकि देखिए ये ओपन मार्केट में तो जाके इतना बड़ा स्टेक बेचना मुश्किल होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे ना स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है अगर वो पब्लिक में ही बेचेंगे। तो वो चाहते हैं कि नहीं, कंपनी भी चाहती है कि नहीं आप पब्लिक में मत बेचो, क्योंकि इससे स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, पब्लिक में डर बैठेगा कि भैया इतना बड़ा इन्वेस्टर 8% स्टेक सेल ऑफ कर रहा है। तो कंपनी चाहती है कि भैया अगर आपको सेल करना है तो एक अच्छा इन्वेस्टर भी हो जिसमें पब्लिक में एक डर का माहौल ना पैदा हो। तो वो डीआईएफआई या फिर और कोई बड़ा इन्वेस्टर होता है उनको अप्रोच करते हैं, तो उनको एक अलग से मैनेजमेंट के साथ एक डिस्कशन होती है, उसमें वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं बताते, पर एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या फिर क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर है, क्या कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उस हिसाब से बताते हैं। तो इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट से कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में उसका डेटा अवेलेबल नहीं होता और हम भी नहीं कर सकते वो चीज़। तो एक वो बात है कि अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है कि इस कंपनी में कुछ अच्छा हो, गारंटेड कुछ नहीं है। क्योंकि ये बात भी सच है कि एफ एक अपने बहुत बड़े पूल ऑफ फंड्स में से एक छोटा सा अमाउंट ही इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें इवेंचुअली, तो और ऐसा भी नहीं है इनकी सारी कंपनीज ही भागेंगी। तो वो सब बातें हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। और ना ही मैं कोई आपको कोई रिकमेंड कर रहा हूँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर ये पर्पस इस वीडियो का वो नहीं है, बस एक पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, बस मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो का पर्पस इतना ही। तो अब हम देख लेते हैं कि आर सिस्टम्स करती क्या है। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड, तो ये लीडिंग प्रोवाइडर है ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स एंड नॉलेज सर्विसेज। इन्होंने दे हैव पार्टनर्ड विथ कस्टमर्स टू इनेबल और एलिवेट देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ये पार्टनर कस्टमर को हेल्प करते हैं, सर्विस देते हैं। डाइवर्सिफाइड डिजिटल ऑफरिंग्स हैं जिसमें इनके खुद के प्रोडक्ट्स भी होते हैं। क्लाउड इनेबलमेंट होता है। क्लाउड इनेबलमेंट का मतलब हो गया जैसे कि आपको कोई भी डेटा क्लाउड बेस्ड करना है, अपने फिजिकल जो हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आपको नहीं चाहिए, आपको क्लाउड में रखना है। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस, डिजिटाइजेशन का मेन इनका काम है, उनके प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस का। तो मैंने इनकी वेबसाइट पे भी आके देखा, तो इनकी, हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स को इतना डिस्कस नहीं करेंगे पर हम वैसे देखेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। तो मैंने इनकी कंपनी की वेबसाइट पे भी गया, तो इनका जो मेजर, इसके लिए अलग से इन्होंने टैब रखा है ऑप्टिमा एआई सूट के लिए। तो ये इनका अलग से एक सॉफ्टवेयर है जो कि अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसमें काफ़ी सारे यूटिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। और इनके क्लाइंट्स भी जो सेक्टर्स हैं, ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स को सर्व करते हैं। इन्होंने अपने इसमें वेबसाइट पे मेंशन भी किया है कि हु वी सर्व, तो इन्होंने कौन कौन से सेक्टर्स में ये इनके क्लाइंट्स हैं। तो इनके टेक, इंटरनेट एंड प्लेटफॉर्म्स में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज, सब में ही इनके क्लाइंट्स हैं। और सिर्फ ये इनका ये जनरेटिव एआई का सूट नहीं है, इसके अलावा भी वो काफ़ी सारे डिजिटल ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले सर्विसेज देते हैं। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ बैकग्राउंड की बिजनेस, ये कंपनी करती क्या है। ये एक टेक कंपनी है, ये हम समझ गए। एआई बेस्ड सर्विसेज देती है, एआई इंटीग्रेशन में हेल्प करती है। अब इसके साथ अगर हम देखेंगे ना स्क्रीन में सबसे बॉटम पे, तो आपको दिखेगा कि अगस्त 24 में इन्होंने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी थी। तो मैंने ये ऑलरेडी ओपन कर रखी है। तो इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ना कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उनकी की हाइलाइट्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँ, डिस्कस करेंगे वरना ये वीडियो मुझे लगता है वैसे ऑलरेडी लंबी हो गई होगी, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो ये है, सबसे पहले तो इन्होंने Q2 के हाइलाइट्स बताए। हालांकि अगस्त में इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब ये पब्लिश किया है, और ये Q2 मेंशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। ये आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी ही है। अमेरिकन इन द सेंस कि अमेरिकन वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है, क्योंकि वहाँ पर कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर होता है, तो ये वो फॉलो करती है। अब आप देखेंगे आगे इनका जो क्लाइंट्स भी है ना, वो भी मैक्सिमम नॉर्थ अमेरिका में ही है।
तो अगर हम की हाईलाइट्स देखते हैं तो रेवेन्यू है इनका 432 करोड़ का, क्योंकि मिलियंस में है तो 432 करोड़ का इनका रेवेन्यू है इस क्वार्टर का, मतलब अप्रैल टू जून क्वार्टर का। यहाँ Q2 लिखा है पर हमारे उसके हिसाब से Q1 है। 432 करोड़ ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने बताई है 6.2%। ईयर ऑन ईयर एडजस्टेड एबिटदा ग्रोथ जो बताई है वो बताइए 19%। और नेट प्रॉफिट है 25 करोड़ अराउंड। तो एबिटदा मार्जिन को एडजस्ट इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दिए थे, शेयर बेस्ड पेमेंट होता है वो किया था इस वजह से। तो जो एडजस्टेड एबिटदा ब्रिज है इसमें इन्होंने बताया कि चेंज क्या आया Q1 से Q2 में। एक तो इनकी इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन का मतलब इनका जितने फिक्स्ड एसेट्स थे, जो भी टूल्स थे, उसका यूटिलाइजेशन परसेंटेज बढ़ गया है। फिर हायर बिलेबल डेज, कि कितने डेज वो जैसे वो काम करते हैं उसमें से कितने डेज की बिलेबिलिटी बढ़ गई है कि हाँ उसके अगेंस्ट में क्लाइंट उनको पैसा देता है। चेंज इन ऑफशोर सैलरी, तो जितने भी इनके, अब यहाँ पर ना नेगेटिव अमाउंट है क्योंकि उन्होंने एक सैलरी हाइक भी दिया है जो ईयरली बेसिस पे देते हैं। फिर है स्टैंडर्ड ऑपरेशन में जो इंप्रूवमेंट हुई है उसका इम्पैक्ट। तो ऐसे करते कराते Q1 से Q2 में अगर हम देखें 600 से 714 हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट ये 19% ही होता है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब जनवरी टू जून, क्योंकि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। तो इनका रेवेन्यू है 848 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ है 4.7%, ईयर ऑन ईयर एडजस्टेड एबिटदा ग्रोथ है 15%, नेट प्रॉफिट है 52 करोड़। और ये इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स वो है 603 करोड़, कैश एंड बैंक बैलेंस जो इनका है वो है ऑलमोस्ट 180 करोड़ का। अकाउंट रिसीवेबल और अनबिल्ड जो रेवेन्यू है वो है 328 करोड़ की। और डीएसओ बेसिकली क्रेडिट सेल्स में कितनी टाइम में पेमेंट आ जाती है, तो उनका 60 डेज के अराउंड है। इन्होंने यहाँ कुछ फाइनेंशियल स्टैंड्स भी बताए हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे, वो हमने क्वार्टर एंड क्वार्टर हमने कंपेयर कर ही लिया। फिर इनके कुछ ऑपरेशन मैट्रिक्स हैं यहाँ पे। ऑपरेशंस मैट्रिक्स में सबसे बता रहे हैं रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, कि इनका रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ से कितना आता है। तो ये Q1 और Q2, तो Q1 Q2 में कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब चेंज नहीं है, पर ये नॉर्थ अमेरिका से ही रहा है। तो इनके मेजर क्लाइंट्स जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका में ही है 75%। मतलब जहाँ से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेरिका से ही एआई और टेक आया था, तो इनकी प्रेजेंस वहीं है ऑलरेडी। फिर इनके बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, यहाँ पर इंडिया तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, शायद इनके इंडियन क्लाइंट्स होंगे ही नहीं। फिर उन्होंने बताया क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया कि जो इनका टॉप का एक क्लाइंट है उससे रेवेन्यू कितना आता है, उससे रेवेन्यू आ रहा है इनका 5.2%। फिर टॉप के 3 क्लाइंट्स देखें तो उनका रेवेन्यू आता है 11% ऑलमोस्ट। टॉप के 5 क्लाइंट्स देखें तो 14%, और टॉप के 10 क्लाइंट्स देखें तो उनसे रेवेन्यू आता है 22%। मतलब ये परसेंटेज ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि इससे क्या मतलब हम निकाल सकते हैं कि अगर इनका एक आधा क्लाइंट डिसकंटिन्यू भी करता है तो इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं। तो इनके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स है, तो ये एक मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। फिर है यूटिलाइजेशन परसेंटेज, जो हमने अभी ऊपर देखा था, जिसका हमें इम्पैक्ट दिखा था एबिटदा पे भी। तो यूटिलाइजेशन परसेंटेज भी इनका ऑलमोस्ट 83% के अराउंड पहुंच गया है। फिर डीएसओ वो गिर के 60 डेज पे आ गया, जो हमने भी ऊपर डिस्कशन में मेंशन भी किया था। फिर आता है इनके कुछ की विंस में बेसिकली इन्होंने ना 5 पॉइंट्स में 5 डिफरेंट क्लाइंट्स के बारे में बताया कि इनको 5 नई तरह के क्लाइंट्स मिले हैं इस क्वार्टर में। सबसे पहला क्लाइंट है इनका वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। फिर सेकंड है यूके बेस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन फर्म। अब इन्होंने अलग अलग कामों के लिए करा है तो उसके बारे में आगे लिखा हुआ है। फिर देन है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब आप देख रहे हैं डाइवर्सिटी सेक्टर्स की। यहाँ पर रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, यहाँ पर डिजिटल कम्युनिकेशन फर्म है, यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, फिर एक यूएस बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म, फिर वन ऑफ द लीडिंग रिटेल चेन्स इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इनके पास डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स आ रहे हैं अलग अलग एरिया से, अलग अलग पार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। तो इनकी ये कुछ की इवेंट्स हैं। अब इसके बाद इन्होंने एक समरी दी है इसकी, कि इसमें वैसे तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब इनके नए क्लाइंट्स भी आए हैं, पर इसमें इनको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है अबाउट द इलेक्शंस इन यूएस एंड द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, उसकी एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अदरवाइज इनका जो कोलैबोरेशन है विद द पार्टनर इकोसिस्टम वो इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस ए डब्ल्यू एस अमेजॉन वेब सर्विसेज का होता है, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्स फोर्स, बूमी, यूआई पाथ, फिर स्टार्टअप पार्टनर्स इकोसिस्टम। तो अच्छे क्लाइंट्स हैं, मतलब रिनाउंड क्लाइंट्स हैं ए डब्ल्यू एस, मतलब अच्छे पार्टनर्स है बेसिकली, क्लाइंट्स नहीं पार्टनर्स।
AWS, माइक्रोसॉफ्ट। और फिर इन्होंने बताया कि ट्रेंडिंग द शेप फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द दिस कैलेंडर ईयर 2024। तो इनका फोकस AI पे है, क्योंकि AI इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। तो ये प्रोफेशनल्स को हिसाब से एक्वायर भी कर रहे हैं जो कि AI एक्सपर्ट हो। प्रोसेस एफिशिएंसी, ऑटोमेशन, कॉस्ट सेविंग, ये इनकी डोमिनेंट थीम्स है, मतलब इनके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट। इन्होंने बोला है कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूविंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। मतलब अभी इनको सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होने के चांसेस है, मतलब यहाँ से बेटर होने के चांसेस। तो ये इन्होंने बताया कि सेकेंड हाफ ऑफ द दिस कैलेंडर ईयर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। ये तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ही थी। तो ये कुछ बातें। फिर इन्होंने यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे क्योंकि फाइनेंशियल्स बेसिकली इन्होंने इस चार्ट में बताया है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखें ना, रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। अब इसके बाद मैंने इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो हैं इस कंपनी के, वो हैं नितेश बंसल, इंडियन ही है। तो मैंने इनके बारे में देखा लिंक्डइन पे कि क्या है इनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये इस कंपनी के साथ 1.5 साल से एज अ CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ही इज वर्किंग विद दिस कंपनी। इससे पहले वो एक CXO एडवाइजर थे, मतलब 1 सवा साल, और प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO ऑफ HTC ग्लोबल सर्विसेज थे। ये भी 1 साल के करीब इन्होंने काम किया है। पर इससे पहले वो इन्फोसिस में 23 साल का इनका एक्सपीरियंस है, काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है इन्फोसिस जैसी बड़ी टेक जाइंट में। तो ये कंपनी के लिए, मतलब कंपनी में ये काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, एक इतनी बड़ी टेक जाइंट से एक काइंड ऑफ स्मॉल कैप टेक कंपनी। इसके बाद हम देख लेते हैं आर सिस्टम्स के ना कुछ बेसिक रेशियोज भी देख लेते हैं, मार्केट कैप वगैरह। इनके अराउंड 6000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी थोड़ा सा हाइयर एंड पे 42, पर टेक कंपनीज का पी हाई ही चल रहा है आजकल। ROCE 26%, ROE 25%, PEG रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, कम होना चाहिए, मतलब 1 से कम होता है तो फेवरेबल होता है। प्रोमोटर होल्डिंग हम देख चुके हैं, अराउंड 52% की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं। और ये इस कंपनी के बारे में था कि गोल्डमैन सैक ने और अदर DIIs ने जो इन्वेस्टमेंट करी है इस कंपनी में। तो कोशिश करिए कि हम ये जानने की कि इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है, पर हाँ अभी मैनेजमेंट ने थोड़े पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं कि कुछ नए क्लाइंट्स ऐड हुए हैं, आगे एक सेकेंड हाफ में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं समय के साथ होता क्या है। बट ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी वीडियोज़ में और भी लाता रहूँगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।